हेलो दोस्तों, सामान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश देखेंगे और तुगलक वंश से संबंधित जितने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में बनते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश और खिलजी वंश को बहुत ही आसान तरीके से देख चुके हैं। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वह 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक चलता है। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक, जो गयासुद्दीन तुगलक कहलाया, इन्होंने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को पराजित करके किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कई बार कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, जिसका पहले नाम गाजी मलिक हुआ करता था, लेकिन यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठते समय इन्होंने गाजी मलिक से गयासुद्दीन तुगलक अपने नाम में परिवर्तन कर लिया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इन्होंने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खान को पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया, जो प्रथम शासक था। अर्थात कहने का मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने कृषि के उत्थान के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। आगे हम लोग बात करेंगे, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था। इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी कराया था, जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 56 कोट जो दुर्ग है वह कहाँ पर था। तो तुगलकाबाद में, यानी कि हम कह सकते हैं तुगलकाबाद। और आगे है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु है वह 1325 ईस्वी में हुई थी। कारण क्या था? तो जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जूना खान जो पहले हुआ करता था वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खान दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। और यह सुल्तान से अधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अर्थात कहने का मतलब है कि यह दिल्ली सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। कौन? जूना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की उसकी योजनाओं के लिए स्वप्नशिल्प, पागल और रक्त पिपासु कहा जा गया है। यानी कि मोहम्मद बिन जो तुगलक था, इसकी नई नई योजनाएं आती रहती थी, जिसके कारण इसे स्वप्नशिल्प, पागल तथा रक्त पिपासु की उपाधियां दे रखी थी। ठीक है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल का वर्णन है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता जो है वह कहाँ का यात्री था। तो मोरक्को का यात्री था, जिसकी पुस्तक क्या है? तो रहला है। और इसी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया तथा उसका नाम दौलताबाद रखा। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित किया था? तो देवगिरी में स्थानांतरित किया था, और देवगिरी का नाम इन्होंने बदल के जो है दौलताबाद रख दिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा, धातुओं के सिक्के चलवाई, जिनका बराबरी चांदी के सिक्कों से था।
यानी कि चांदी के सिक्कों का बराबरी को किसने किया? तो कांसा और तांबा के धातुओं के सिक्कों ने। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का गाजी नियुक्त किया। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? गाजी नियुक्त किया। बाद में 1342 ईस्वी में इसे राजदूत के रूप में दिल्ली भेजा, चीन भेजा था। ठीक है, यहाँ पर चीन है, तो राजदूत के रूप में इन्होंने कहाँ भेजा? चीन भेजा। ठीक है, और इसी इब्न बतूता का किताब कौन सा है? तो रेहला है। और इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो यह अफ्रीकी यात्री था, मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर उसे सम्मानित किया था। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जैन साधु को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? तो जिन प्रभु सूरी नामक, यानी कि प्रभु सूरी नामक जैन जो साधु था, उसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में सम्मानित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। इससे हम लोगों ने एक अलग वीडियो बना रखी है कि हरिहर और एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था? विजयनगर नामक एक नए नगर की स्थापना किया था। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने अलग से वीडियो में बता रखे हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी को सिंध जाते वक्त समय हो गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ जाते समय? तो सिंध जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हो जाती है। आगे हम लोग बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है। तो बदायूं क्या लिखता है? अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यह किसका कथन है? तो इतिहासकार बदायूनी का कथन है, जो उन्होंने कहा है कि लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक राजा अभिषेक भट्टा के नज़दीक, यानी कि 1391 में हुआ तथा बाद में दिल्ली में हुआ। अर्थात कह सकते हैं कि फिरोज तुगलक का राजाभिषेक दो बार हुआ। एक बार भट्टा के नज़दीक 1351 में हुआ, जबकि उसी वर्ष 1351 में ही दिल्ली में भी इसका राजाभिषेक कराया गया। फिरोज तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात को वसूलने का आदेश दिया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना, उन्होंने सिर्फ 4 करों को वसूलने का अधिकार दे रखा था अपने कर्मचारियों को 24 करों में से। ठीक है, वे 4 कर कौन कौन थे? तो खराज, खुम्बस, जजिया और ज़कात। यहाँ से अक्सर जजिया कर पूछा जाता है कि जजिया कर क्या था। तो कई बार यहाँ से जजिया कर पूछा गया है। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। क्या था? तो प्रथम मुसलमान शासक था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाया था। ठीक है, कौन था? तो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया तथा 300 नए नगरों की स्थापना की। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिरोज तुगलक ने कितने नहरों का निर्माण करवाया था? तो 5 नए नगर जो है नहरों का निर्माण करवाया था, जबकि 300 नए नगरों का स्थापना भी इन्होंने कर रखी थी। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की। तो क्या स्थापना किया था? दीवान ए खैरात की स्थापना की थी, जिससे मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता की जाती थी इस संस्था के द्वारा। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय थी।
बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में अगर सबसे अधिक दासों की संख्या थी तो किसके कार्यकाल में थी? तो यह किसके काल में थी? तो फिरोज तुगलक के समय थी। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिरोज तुगलक ने दांतों की यहाँ पर दासों होगा, तो दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बदगान की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो दीवान ए बदगान की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने दासों की देखरेख के लिए किया था। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। तो क्या की थी? फतुहात ए फिरोज शाही की स्थापना की थी, जिसमें फिरोज शाही यानी कि फिरोज तुगलक के बारे में उसकी जीवन कथा से संबंधित सारी क्रियाकलापों का वर्णन किया गया था। फिरोज तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्कों की भारी संख्या में जारी करवाए। क्या किए थे? तो चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्कों को भारी संख्या में इन्होंने जारी करवाया था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। कब हुई? 1388 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो नसीरुद्दीन तुगलक था। इसका शासन क्षेत्र दिल्ली से पालम तक ही रह गया। अर्थात कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन क्षेत्र काफ़ी छोटा था, यह इतना योग्य शासक भी नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। और इस प्रकार तुगलक वंश की अंत हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर 1414 में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया। कौन सा वंश आया? खिज्र खान आया, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना किया, और यह सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।